जुलाई 2012। मैं तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए कर रही थी। कॉलेज का दूसरा साल बस शुरू ही हुआ था। दिल्ली और कॉलेज दोनों की हवा बुरी तरह लग चुकी थी। कुछ न कुछ नया करने की फिराक में एक अलग ऊर्जा और उत्साह हम सभी की रगों में दौड़ता रहता था। उसी दौरान एक एक्सचेंज प्रोग्राम के चलते चाइना जाने का मौका मिला। पूरे देश से 100 लोग चुने गए थे, जिनमें कॉलेज स्टूडेंट्स, कुछ परफॉर्मर्स, कुछ पत्रकार और कुछ सफ़ेद पोश आदमी भी थे, और इनमें से एक मैं भी थी। बस सुना था कि चाइनीज़ वीज़ा मिलना बड़ी टेढ़ी खीर होती है, और इस दौरान देख भी लिया। कई चक्कर कटवाए, तब जाकर आखिरी दिन वीज़ा मिला। शायद इसको भी चाइनीज़ टॉर्चर के दर्जे में रखा जा सकता है। पर चाइनीज़ टॉर्चर का एक और पड़ाव अभी बाकी था। वीज़ा जिन्हें मिला वो थे 100 में से केवल 99, क्योंकि हम में से एक अरुणाचल प्रदेश की लड़की भी थी, जिसको चाइनीज़ शायद अपना समझ बैठे और उसका वीज़ा रद्द कर दिया। वो बेचारी खूब रोई। अब ये आंसू सिर्फ विदेश न जाने का शोक मना रहे थे या अपनी राष्ट्रीयता पे उठाए सवालिया निशान के लिए बह रहे थे, किसे मालूम था। खैर, कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए बाकी के 99 को ग्रुप लीडर्स के साथ रवाना किया गया। T3 एयरपोर्ट से एयर चाइना की फ़्लाइट रवाना हुई। हमारे देश के रंग तभी से खिल के आने शुरू हो गए। सच में बड़ा रंगीन देश है हमारा, और लोग भी बड़े रंगीन हैं। एयर हॉस्टेसेस को देखकर कईयों के मुंह खुले के खुले रह गए। वो स्वागत में नी हाव करती, और ये लोग बस ऊपर से नीचे तक ताड़ते रहते। ऐसा लगता था मानो पिंजरों में बंद छुछुंदरों को झट से आज़ाद छोड़ दिया हो, और ये हर कोने घुस के अपना खाना ढूंढ रहे हैं। अगली सुबह हम सब बीजिंग पहुँचे। पहुँचते ही बहुत शानदार स्वागत मिला। हमारे होस्ट बने कुछ कॉलेज के वॉलंटियर्स और कुछ टूरिज्म कंपनी के कर्मचारी, 3 लड़के और 3 खूबसूरत लड़कियाँ। बस अब तो कमाल ही होना था। चाइनीज़ लड़कियों के खुलेपन को देखकर हमारे कुछ देशवासी बहुत प्रफुल्लित हुए। उनके पास से गुजरते तो हंसी ठहाकों के बीच सुनाई देते कुछ खूंखार चुटकुले, और उनके अरमान जो गोरी नंगी टांगों को देखकर उफन पड़ते थे। दूर देश में ये सब देखकर अपने देश की कमी नहीं खलती थी। फीलिंग एट होम जैसा अनुभव था। हम सब होटल के लिए रवाना हुए। रास्ते में हम सभी को दिखी शर्मसार करने वाली साफ सड़कें, हर जगह के वाहन अलग अलग लेन में चलते, शिष्टता से नियमों का पालन करते गाड़ी वाहक, और आसपास की हरियाली। हाँ, ये देखकर फीलिंग एट होम की भावना फुल हो गई थी। शाम को हमें रात्रि भोज का न्योता था। हम सभी तैयार होकर एक होटल के डाइनिंग एरिया में पहुँचे। सभी के ग्रुप पहले से ही बन गए थे, इसलिए सबने अपने अपने टेबल ले लिए। अब हमारे सामने एक बड़ा स्टेज था, जिस पर संभवतः कोई कार्यक्रम होने वाला था। सबसे पहले चाइनीज़ मेज़बानों ने हम सभी के स्वागत में चाइनीज़ में कुछ कहा, और फिर हमारे लीडर्स ने हिंदी में। ये सब ऐसी बातें होती हैं जिनमें आपसी संबंधों की बातें एक एहसान की तरह बोली जाती हैं, असल भावनाओं से दूर, औपचारिकता के पर्दों में ढकी छुपी हुई बातें। फिर शुरू हुआ असली कार्यक्रम, जिसमें हमारे और उनके परफॉर्मर्स ने कुछ अपनी संस्कृति पेश की। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब एक चाइनीज़ परफॉर्मर ने गाना शुरू किया। गाने के बोल थे, दिल को 1000 बार रोका टोका रोका। एक अलग उत्साह मन में दौड़ा। आखिर एक चाइनीज़ बोलने वाली हिंदी का तड़कता भड़कता गाना गा रही थी, और बिल्कुल उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में, उन्हीं हरकतों के साथ जैसे मर्डर में अलीशा चनोय ने गाया है। कोई गमपात थी क्या? हम सब में से कुछ थे जो हैरान रह गए, और कुछ बस उछल पड़े।
उनके अंदर का राष्ट्र प्रेम जग गया। सबने अपने अपने टैबलेट्स, फ़ोन वगैरह निकाले और रिकॉर्ड करना शुरू हो गए, बिल्कुल स्टेज के पास आकर। वो स्टेज से उतरकर लोगों के बीच आई। उसके पहले कदम ही उस दिशा में गए जहाँ नहीं जाने थे। मेरे जहन में ये सब देखकर एक ही चित्र बन रहा था कि तंग वन पीस ड्रेस में एक चमकता दमकता मांस का टुकड़ा भूखे कुत्तों की तरफ चलता जा रहा है और कुत्ते लार टपकाते झूमते हुए बस उसको झपट के पकड़ने की फिराक में है। जब कल्पना से बाहर आई तो देखा सब अपनी कुर्सियां छोड़ चुके थे और परफॉर्मर के साथ ठुमके लगा रहे थे और बाकी सब मानो इसे उपलब्धि समझकर वही मोदी वाली गर्जना करते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इस तरह औपचारिकता के पर्दों के चीथड़े करते हुए इन महानुभावों ने अंदर की असल भावनाओं की नंगी नुमाइश की। हाँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाएं, माँ, भारत माँ का जयकारा लगाना नहीं भूलना। मैं और मेरी दोस्त ये सब देख रहे थे। हमने इशारों में एक दूसरे से अपने अंदर के गुस्से का इजहार किया। हम शुरुआत से ही इस पूरी जमात की छेड़छाड़, टीका टिप्पणियाँ सुनते और सहते आ रहे थे, पर इस बार बात और थी। हम सभी अपने देश के नुमाइंदे थे। बाहर देश में इस कदर इज्जत उतरते देखना हमें नागवार था। ये भावना देशभक्ति से परे पहचान और ज़मीर के पहले से बिखरे टुकड़ों को समेटने की थी। एक सवाल अंदर ही अंदर कौध रहा था कि हम जब अपने देश से बाहर कदम रखते हैं, क्या सिर्फ पासपोर्ट पर छपा नाम, छपी तस्वीर और राष्ट्रीयता, क्या यही हमारी पहचान होते हैं या कुछ और भी होता है? और अपने देश से बाहर अपनी राष्ट्रीयता दिखाने या छुपाने का क्या हमारे पास विकल्प रहता है? नहीं। देश से बाहर पहला कदम ही हमारे माथे पर राष्ट्रीयता का इश्तिहार चिपका देता है और ये कमबख्त तो सस्ती रेवड़ियों की तरह भारत माता की जय और औरों को बांटे जा रहे थे। हम शर्मिंदगी में डूबते गए। लग रहा था कि कहाँ मुंह छुपाएं। मैंने और मेरी दोस्त ने ये फैसला लिया कि हम अपनी ग्रुप लीडर्स से इसके बारे में बात करेंगे। हमारा देश इस तरह बदनाम तो नहीं हो सकता। अब जब सब कुछ ख़त्म हुआ, हम अपनी ग्रुप लीडर्स के पास गए। बहुत मुश्किल से बात करने का मौका मिला और उनका हारा हुआ चेहरा देखकर समझ गए कि इनके बस का कुछ नहीं। रात को हम कुछ लड़कियों की पंचायत लगी। जो कुछ हुआ उसकी पूरी व्याख्या हुई। बाल की खाल उतारी गई। हमारी भावनाएं थोड़ी शर्मिंदगी, थोड़ा देश प्रेम, थोड़ी मस्करी, इसके बीच झूल रही थी। हम अपने देश में ऐसा व्यवहार होता रोज़ देखते थे। कुछ के लिए ये सिर्फ एक मजाक का विषय था, कुछ के लिए शर्मसार होने वाली बात। खैर, मैंने और मेरी दोस्त ने एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया। कुछ और लड़कियों की सहमति से उसे भेज भी दिया, जो पहुंची एम्बेसी तक और सभी ग्रुप लीडर्स तक। हमने सिर्फ शिष्टता और सलीके से रहने की बात करी थी और लिखा था कि मेज़बानों के साथ ज़रा इज्जत से पेश आए, पर कुछ हुआ नहीं। हम सब 3 बसों में बटे थे। हर दिन हम देखते कि चाइनीज़ होस्ट्स के कपड़ों पर टिप्पणियां करी जा रही हैं। उनके पास से गुजर के हिंदी में कुछ अपशब्द कहे जा रहे हैं। कुछ महानुभाव ऐसे थे जो अपने चेलों को शिक्षा देते कि होटल के कमरों में रखी कोक और शराब की मिनिएचर बोतलों को खाली कैसे किया जाए और जिसका पैसा भी ना देना पड़े। उनके हिसाब से वो होटल का स्टॉक बिना पैसे दिए ख़त्म करने का एक ही उपाय था और वो था बाज़ार से सस्ते में नई बोतल लाना और वापस उसी फ्रिज में रख देना। चेले ये उच्च विचार सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते और अपने स्वामी के दिखाए मार्ग पर चल देते। पर ये सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया जब पता चला कि होटल स्टॉक के हर एक सामान पर एक कोड लगा होता है, तो ऐसी धांधली की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस जमात की मज़ेदार बात यह भी थी कि लगभग सभी सफ़ेद पोश थे। इन्हें अपनी पोशाकों पर पड़ने वाली क्रीज की बड़ी चिंता रहती, इसलिए तशरीफ़ के टोकरे बस की सीट पर टिकाने से पहले कुर्ते को ज़रा उठा कर बैठते थे और फिर कुछ चेलों को समेट कर उपदेशों का सिलसिला इनका शुरू हो जाता।
जो कभी मिनिएचर बोतल साफ करने की तरकीब होती या गोरी चमड़ी को देखकर जो लज्जत मिलती है उसके बारे में ही बात होती। पर हाँ, इनमें से कुछ भूले भटके संस्कृति की भी बात छेड़ दिया करते थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। बस में किसी लड़की से छेड़छाड़ की बात सामने आई। लड़की ने छल्ला के हंगामा मचाया था। ये बात ऊपर तक पहुंची और हंगामा हुआ। मेरी दोस्त ने भी बताया कि एक लड़के ने उससे कहा, तुम्हारा वजन अगर इतना ना होता तुम तो गजब ढाती, और कुछ अश्लील हरकत करके उसे छेड़ा। ये बात भी ऊपर तक पहुंची। मेरी दोस्त और एक दूसरी लड़की को लीडर्स ने बुलाया और पूछताछ करी। बातों बातों में ये भी पता चला कि किसी महानुभाव ने हमारे चाइनीज़ होस्ट से कॉल गर्ल मंगवाने की गुजारिश करी है। बात इतनी बढ़ गई कि जिनके खिलाफ शिकायत थी उन्हें डिपोर्ट करने की बात होने लगी। तभी हमें पता चला कि सभी के राजनीतिक तार कहाँ तक पहुँचे हैं। एक है जो हरियाणा से इलेक्शन लड़ने वाला है और एक है जो अजय माकिन का रिश्तेदार है, और ना जाने कितने थे जिनसे हमें आगे डरना पड़ता। जब चाइना में ये सब हो रहा था तब भारत में इसी घटना की सुर्खियाँ बन रही थी अखबारों में। बात भी तो शर्मसार करने वाली थी। फिर एक छेड़छाड़ का मसला। खैर, किसी को डिपोर्ट नहीं किया गया, बस इतना ही हुआ कि हमारी बसें बदल दी गई। जैसे मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, वैसे ही पहले नंबर की बस अब सिर्फ हमारे लिए थी। अक्सर कबूतर पालने वाले जैसे नर और मादा को अलग अलग पिंजरों में रखते हैं, हम सब उस वक्त उपद्रव मचाने वाले कबूतरों से कोई कम नहीं आके गए थे। अब सब लड़के दूर रहते थे। एक सर्द सा माहौल फैल गया था। बातचीत बंद हो गई थी। जो 3 चाइनीज़ होस्ट्स थी वो अब सिर्फ हमारे साथ रहती और इस बात से खुश थी। अब कबूतर शांति का भी तो प्रतीक है, तो ये कहना भी बनता है कि कुछ समय बाद शांति फिर से वापस आई। जब जाने का वक्त आया तब हम सभी से गले मिले। उनमें से एक थी विवियन, जिसने मुझसे धीरे से कान में कहा, आई डोंट लाइक द बॉयज़ ऑफ योर ग्रुप। मैं बस उससे इतना ही कह पाई, मी नीदर। और उतरी हुई इज्जत लेकर हम वापस भारत माता के पास पहुँचे।